फ्रेंड्स, मैं राहुल पांचाल अपने स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे पांचाल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आज से जीएस की क्लासेस सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे, तो आज से आपको मैं भूगोल पढ़ाना प्रारंभ करूंगा बेटा। तो भूगोल में हम देखेंगे, एक तो भूगोल में आपको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और अधिकतर मेरे चैनल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे ही हैं। इस वजह से मैं भारतीय भूगोल से प्रारंभ करना चाहूँगा, और भारतीय भूगोल ख़त्म करने के पश्चात अगर अपने पास समय बचता है कोर्स ख़त्म करने के पश्चात, तो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा दूँगा। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि जो भूगोल है, भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी के दो शब्दों को मिलाकर के हुई है। एक तो जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को आप भूमि भी कह सकते हैं, धरा, वसुंधरा, जो भी कहना चाहें। ग्राफो का मतलब होता है बेटा टू राइट, यानी कि लिखना। ठीक है, लिखना और वर्णन करना भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपका पहला प्रश्न यहीं से बेटा कंप्लीट होता है। एक प्रश्न आता है कि भूगोल क्या है, और ऑप्शन में आपको बहुत 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपका होगा कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। तो जैसा कि आप शाब्दिक अर्थ देख पा रहे होंगे कि जियो का मतलब पृथ्वी है और ग्राफो का मतलब वर्णन करना है, तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, आप कह सकते हैं। अच्छा बेटा, तो अब हमें, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय भूगोल हम पढ़ेंगे। भूगोल के अंतर्गत जियोग्राफी में एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के पश्चात हमें समय मिलेगा तो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। अच्छा बच्चों, तो देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा, जब अगर हमें भारत का भूगोल पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की स्थिति। भारत हमारा ग्लोब में किस स्थान पर स्थित है, किस महाद्वीप पर स्थित है। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें, भारत की स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की स्थिति की बेटा हम बात करेंगे तो देखेंगे, एक तो विश्व में होगी, विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, और दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे महाद्वीप में। तो एक देखेंगे विश्व में, एक देखेंगे महाद्वीप में। अब भारत की स्थिति समझने के लिए हमें देखना होगा नक्शे की ओर, मैप की ओर, मानचित्र की ओर आप कह सकते हैं। तो जब हम मानचित्र को समझने के लिए जाएंगे तो हमें एक चीज़ के बारे में आपने सुना होगा, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं भारत की स्थिति समझाने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा। अक्षांश व देशांतर, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी। देखो बेटा, जो ग्लोब है, मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र हमारा जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्लोब और एक होता है एटलस। जो बेटा ग्लोब होता है ये पृथ्वी का बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल होता है। जैसे कि ये गेंद है, इस गेंद को अगर मैं देखूं कि यहाँ पर अगर भारत है तो भारत के नीचे मैं देखूंगा कि हमारा श्रीलंका होगा। इसके बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सही रूप में अगर हम नक्शा बना सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं, तो किसी गोल ऑब्जेक्ट पर ही बना सकते हैं, यानी कि गेंद पर।
क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। हालांकि कागज़ पे जो नक्शा हम देखते हैं, जो पढ़ते हैं किताबों में, आप लोग जो नक्शा पढ़ते हो वो आपका एटलस होता है, तो ये आपका ऐसे ग्लोब होता है। तो देखिए बेटा, इसमें कहीं पर तो हमारा भारत स्थित होगा। जब पृथ्वी भी गोल है, ये गेंद भी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी क्या गोल है? नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार जियोइड होता है, नारंगी की तरह। इस बात को अभी मैं यहाँ पर सिद्ध करूँगा, आप देखेंगे। तो हम देखते हैं, आप जान गए ग्लोब क्या होता है, आप जान गए एटलस क्या होता है। तो ग्लोब में अब सोचो, मैं आपसे कहूँ बेटा उरई कहाँ है, तो आप कहोगे ये रहा उरई। लेकिन अगर कोई विदेश में बैठा हुआ है, आप उरई से फैमिलियर हो, जानते हो, तो बता सकते हो। कोई बाहर बैठा हुआ है तो क्या वो बता सकता है कि उरई जो है वो यहाँ पे कानपुर के बगल में है, झांसी और कानपुर बीच में? नहीं। तो उसे क्या बताना होगा? वहाँ उसे अक्षांश और देशांतर के जो कटाव बिंदु होते हैं उनको बताना होगा। अक्षांश और देशांतर की जो लोकेशन होगी उसको बताना होगा। तो उन्हीं अक्षांश और देशांतर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बेटा थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अक्षांशों की, यानी कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो होते हैं, तो जैसे कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को हमने बिल्कुल बीच में एक रेखा डाल करके दो भागों में विभाजित कर दिया। जो ये रेखा हमने डाली है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं बच्चा? विषुवत रेखा। और इसी को हम लोग कह देते हैं अंग्रेजी में इक्वेटर। ओके, इक्वेटर, क्योंकि ये पृथ्वी को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इक्वेटर या विषुवत रेखा। अब देखो, ये भूमि है, मैंने कहा था पृथ्वी को आप भूमि, वसुंधरा, कुछ भी कह सकते हैं। तो भूमि को 2 भागों में विभाजित करता है, भूमि के मध्य में है, तो हम इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। बेटा क्या कुछ भी लिख के आ जाए, आपको टिक करना है। भूमध्य रेखा, ठीक है बेटा। तो अब जो भूमध्य रेखा हमने खींची, भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो गोले का आधा भाग ऊपर है और गोले का आधा भाग नीचे है। तो जो गोले का आधा भाग है उसको हम कहते हैं गोल अर्ध, यानी कि गोले का आधा गोलार्ध। तो जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे गोला है आधा, उसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विषुवत रेखा ने, मतलब पृथ्वी को विषुवत रेखा ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर दिया। तो ये हमने देख लिया। अब जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समांतर कुछ अक्षांश यानी कुछ रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है बेटा। तो जो रेखाएं ये खींची गई हैं इन्हीं को हम अक्षांश कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में लिख के आया कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो सीधी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं? नहीं। पहली बात, विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं। दूसरी बात, उसको मैं समझाऊंगा अभी। दूसरी बात ये है कि ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के समांतर किसी भी स्थान के मध्य की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। परिभाषा याद नहीं करनी है, समझना है। तो ये केंद्र है बेटा आपका। अब यहाँ से जरा हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन खींची गई है, और यहाँ पर जो एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा। तो पृथ्वी के केंद्र से हमने 1 डिग्री ऊपर गए और यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, 2 डिग्री ऊपर गए फिर एक पॉइंट लगाया, 3 डिग्री ऊपर गए फिर से एक पॉइंट लगाया। इस प्रकार से हमने इसी बिंदु से एक चक्कर बना दिया। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि 1 2 3 4 करते करते जब आप यहाँ से सीधे ऊपर तक घूमेंगे तो आप 90 डिग्री पे घूम जाएंगे, है ना। जब आप 90 डिग्री घूमेंगे तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश? 90। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम घूमेंगे तो 1 डिग्री, ये देखिए कोण बनाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ये इस प्रकार से आपके नीचे भी कितने हो जाएंगे? 90 अक्षांश हो जाएंगे। और ऊपर भी कितने हो जाएंगे? 90 अक्षांश हो जाएंगे। अब एक आप भूल रहे हैं, देखो विषुवत रेखा और थी बेटा, तो विषुवत रेखा को भी हम लोग +1 करेंगे। अब देख लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि टोटल अक्षांश कितने हैं तो आप गिन के बता सकते हो। देखिए 90 + 90 180 + 1 181।
181 आपके टोटल अक्षांश हो गए। लेकिन क्या ये उत्तर सही है? नहीं। अब जरा सोचिए, ये पृथ्वी है, ठीक है बेटा। आप कह रहे होगे सर जी का उल्लू बना रहे, पृथ्वी है, 10 रुपया के गेंद लाए हो। कोई बात नहीं, यही हमारे लिए पृथ्वी है, मान के ही बहुत कुछ हो सकता है। चलिए देखिए, ये हमारी बेटा विषुवत रेखा है, इसको हमने चारों तरफ घुमाया और पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके समांतर हम कुछ और रेखाएं खींचेंगे। अब पृथ्वी को अगर मैं आधा काटता, उसकी बाद में बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैंने एक रेखा खींची ऐसे चारों तरफ, दूसरी रेखा खींची, तीसरी रेखा खींची, चौथी, तो जब मैं यहाँ पर होऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर, तो क्या मैं यहाँ पे गोला बना पाऊंगा? जब मैं 90 डिग्री पे एग्जैक्टली होऊंगा तो मैं यहाँ पे गोला नहीं बना सकता, यहाँ पर सिर्फ मैं एक बिंदु बना सकता हूँ। तो इसी वजह से जो सबसे ऊपर 90 डिग्री पे अक्षांश होता है उसको हम अक्षांश में नहीं गिनते। जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे एक अक्षांश होता है उसको हम अक्षांश में नहीं गिनते। अर्थात आप समझ पाए होंगे कि 181 - 2 और आपके टोटल अक्षांश निकल आए। तो अगर प्रश्न आता है कि कुल अक्षांशों की संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है, ठीक है बेटा। चलिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने अक्षांश तो गिनवा दिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री पे होती है, 23.5 अंश पर होती है, तो वो तो आपने बताई नहीं। और जब यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं 1, 2, 3 करके, तो साढ़े कहाँ से आ गया? चलो ये भी देखते हैं। उसको समझने के लिए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आपकी आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इन सबको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस चित्र की ओर देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सूरज देवता है भाई, बड़ा प्रकोप रहता है इनका, सूर्य देव, आपको नहीं लिखना, ये सूर्य देव है हमारे। तो सूर्य देव जो हैं, जब ये प्रकाशित करते हैं अपनी पृथ्वी को, तो एक सीमा क्षेत्र में अपना ज़्यादा कृपा बरसाते हैं और कुछ सीमा क्षेत्र में कृपा कम बरसाते हैं। तात्पर्य ये है बात का कि पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा है जिसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा है जिसमें पृथ्वी की किरणें सीधी नहीं पड़ती। तो जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं बेटा, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में देखें, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में देखें, तो यहाँ पर जो रेखा आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। और जो मकर रेखा है वो कितने डिग्री पर, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कितनी डिग्री तक पड़ती हैं? तो 23.5 डिग्री तक, ठीक है बेटा। और उत्तरी गोलार्ध में सूरज की सीधी किरणें कितने डिग्री तक पड़ती हैं? 23.5 डिग्री तक। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक पड़ती हैं, और जिस सीमा रेखा तक पड़ती हैं उसी सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा आप जान गए। अब सूर्य की सीधी किरणें ये पड़ रही हैं, तो सूर्य की जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं बेटा। कितने तक पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं। और जो 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं, जिस सीमा रेखा तक पड़ती हैं, उसी सीमा रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? या आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि वृत्त तो है पृथ्वी के चारों ओर घूमा हुआ होगा। विश्व भूगोल में हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। आर्कटिक वृत्त। और ये जो नीचे आप देख रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध में,
जो सूर्य की तिरछी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक पड़ती हैं, वो भी 66.5 डिग्री तक पड़ती हैं। 66.5 दक्षिणी गोलार्ध, 66.5 उत्तरी गोलार्ध। तो 66.5 जो दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। अब यहाँ पे आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा फ्रेम में, मैं बोल के लिख देता हूँ बेटा, ये जो है अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है बच्चा। तो अंटार्कटिक वृत्त हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि कर्क रेखा कैसे पड़ी, मकर रेखा कैसे पड़ी, विषुवत रेखा कैसे पड़ी, हमारे टोटल अक्षांश क्या होते हैं, भूगोल हम किसे कहते हैं, और अगर अक्षांश जो हमारे हैं वो कितने होते हैं, 181 क्यों नहीं होते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास आ चुके होंगे। तो आगे बेटा हम बात करते हैं देशांतर की, देशांतर की बात करेंगे। तो देशांतर जो हैं ये खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जिस प्रकार से ये रंग बिरंगा आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे देशांतर आप इनको मान लीजिए। और देशांतर के बारे में अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो बेटा देशांतर जो हैं ये भी एक रेखा खींची गई 0 डिग्री अक्षांश पर। वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने ये निश्चित किया कि जो भी ग्लोब पर समय हम लोग देखते हैं, जो समय चलता है, उस समय को एक इंटरनेशनल मानक दे दिया जाए। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक देने के लिए ग्लोब पर एक रेखा खींची गई जिसको मान दिया गया 0 डिग्री। कितना दिया गया भाई, 0 डिग्री। छोटी पृथ्वी नहीं समझना, 0 है, ठीक है। तो 0 डिग्री मान दिया गया। और ये जो रेखा खींची गई बाद में, इसका पहले पता नहीं था कि किस स्थान से हम रेखा खींच रहे हैं, लेकिन ये जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी, तो वहीं से रेखा खींची गई थी। तो यूरोप में यहाँ पर एक जगह पड़ती है लंदन, क्या पड़ता है, लंदन। और वहीं पर है ग्रीनविच रॉयल वेधशाला। ग्रीनविच रॉयल वेधशाला ये आपका लंदन में है और यहीं से होकर के 0 डिग्री रेखा को खींचा गया। अब इस रेखा का नाम क्या है, आपको पता है कि विषुवत रेखा हमने 0 डिग्री पर खींची थी, लेटी हुई रेखा। अब जो हम लंबवत रेखा खींचे हैं इसका नाम क्या है भाई, इसको हम कहते हैं प्रधान। दिख नहीं रहा होगा आपको, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो इसको हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अंग्रेजी में इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है बेटा, इसी को केंद्र मान करके, और या फिर आप कह सकते हो इसी के रिस्पेक्ट में और भी कुछ रेखाएं खींची गई जिनको हम देशांतर कहते हैं। अब ये कैसे खींची गई, इनकी चर्चा मैं अभी आपसे करता हूँ। किस प्रकार से, और आप बिल्कुल ऐसा ही चित्र बगल में देख पा रहे होंगे। अब बात ये आती है कि ये कितने रेखाएं खींची गई, इनका टोटल नंबर क्या है, टोटल कितनी रेखाएं ये खींची गई, यानी कितने देशांतर टोटल हमारे ग्लोब पर हैं। आपको अक्षांश तो पता चल गए, टोटल कितने हैं 179। तो टोटल देशांतर कितने हैं भैया, ये भी हमें देख लेना है। देशांतर खींचे कैसे गए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जरा सोचिए, अगर मैं इस गेंद को आधा काट दूँ तो आप सोच रहे होंगे कटोरी बन जाएगी। अरे कटोरी नहीं सोचना यार, सोचो ये गेंद मैं आधा काट दूँ और गेंद पूरी अंदर से ठोस हो तो आपको एक समतल क्षेत्र मिलेगा, और उसी समतल क्षेत्र के आप बिल्कुल बीच में खड़े होंगे। ठीक इस प्रकार अगर मैंने गेंद को काट दिया तो एक ऐसा भाग मुझे मिलेगा समतल,
और उसके बीच में आप खड़े होंगे तो आप एक बिंदु से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 डिग्री घूमेंगे, फिर एक लगाएंगे, फिर 1 डिग्री, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक करके आप चारों तरफ घूम जाएंगे। जब आप यहाँ से घूमना प्रारंभ करेंगे और पुनः यहाँ आ जाएंगे तो आप 360 डिग्री घूम चुके होंगे। कितना घूम चुके होंगे बच्चा? 360 डिग्री। तो अब जब आप समतल पे खड़े होंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके चारों तरफ 360 बिंदु आप बना चुके होंगे, और उन्हीं बिंदुओं को दोनों ध्रुवों से मिलाने पर हमारे देशांतर बन जाएंगे। बात समझ आई आपको? तो इस प्रकार से हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई। ठीक है बच्चा? तो टोटल देशांतर कितने हैं? 360। टोटल देशांतर कितने हैं? 360। तो बताओ प्रधान यामी उत्तर रेखा का क्या काम होता है? प्रधान यामी उत्तर रेखा का काम ये होता है, अभी मैंने बताया था, यहाँ पर देखेंगे कि विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। इसी प्रकार से जो प्रधान यामी उत्तर रेखा है ये हमारे ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो पूर्वी भाग है उसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या कहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध को, और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है बेटा? तो ये आप देख चुके हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था हम लोग को पढ़ना भारत की स्थिति था, तो भारत की स्थिति के लिए बेटा ये चीज़ें जानना अति आवश्यक था। आप अक्षांश और देशांतर जान चुके हैं। तो अब जरा सोचो यार कि अगर हमें पता चल गया कि देशांतर कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, तो हमारी पृथ्वी जैसे कि ये रही, है ना? तो इसमें जो देशांतर हैं वो भी हैं। ये विषुवत रेखा हो गई, ये क्या हो गया बताओ भाई? ये विषुवत रेखा हो गई, और ये क्या हो गई? प्रधान यामी उत्तर रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन। तो ये वाला, अगर हम विषुवत रेखा के रिस्पेक्ट में देखें तो विषुवत रेखा के ऊपरी जो भाग था उसको हम क्या कहा था हमने? अरे बोलो, क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है ये भी उत्तरी गोलार्ध हो गया भाई, गोले का आधा है तो ये भी उत्तरी है और ये भी उत्तरी है। ठीक है भाई, मान लिया। इसके नीचे हमने देखा ये भी दक्षिणी है और ये भी दक्षिणी है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रधान यामी उत्तर रेखा के रिस्पेक्ट में। तो प्रधान यामी उत्तर रेखा को अगर हम अपना केंद्र मानेंगे तो देखेंगे कि जो दाएं तरफ हमें क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र पूरा, इसको हमने क्या कहा था? पूर्वी गोलार्ध। तो ये भी पूर्वी हो गया और ये भी पूर्वी हो गया। और अब इस तरफ देख लेते हैं तो ये पश्चिमी गोलार्ध था, आधा भाग, ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध था, तो ये भी पश्चिमी हो गया और ये भी पश्चिमी हो गया। तो जो हमारा भारत है वो हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। बात समझ में आया? अब अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति किस स्थान पर है, कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो आपको लगेगा कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी में बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल आपका पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है। आप कहेंगे उत्तरी में तो है लेकिन पूर्वी में भी है। बात समझ पाए? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अब बेटा आपने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, हमने मान लिया। तो अब देखना ये है कि जैसे कि हमारा भारत है ये, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत ये हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो कोई तो ऐसा, बहुत सारे अक्षांश यहाँ पर हैं, तो कोई तो ऐसा अक्षांश होगा जो हमारे भारत के सबसे उत्तरी सिरे को छूकर जा रहा होगा। कोई तो ऐसा अक्षांश होगा जो हमारे भारत के सबसे दक्षिणी सिरे को छूकर जा रहा होगा। कोई तो ऐसा देशांतर होगा जो हमारे भारत के पूर्वी सिरे को छूकर जा रहा होगा। कोई तो देशांतर ऐसा होगा जो हमारे भारत के पश्चिमी सिरे को छूकर जा रहा होगा। है कि नहीं बेटा? तो हमारे भारत की स्थिति पता चल गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसका कौन सा अक्षांश दक्षिणी सिरे को छूकर जाता है, कौन सा अक्षांश उत्तरी सिरे को छूकर जाता है, उस अक्षांश को हम क्या कहेंगे, कौन से नंबर पर आता है, कौन सा देशांतर पूर्वी सिरे को और कौन सा देशांतर पश्चिमी सिरे को छूकर जाता है। इस चीज़ का अध्ययन हम इसके बाद करेंगे क्योंकि बोर्ड आपका पूरा भर चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति
कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, मानो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी पृथ्वी बना दूँ तो यहाँ से मैं विषुवत रेखा गुजार देता हूँ, ठीक है बच्चों, और यहाँ से मैं प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान यामी उत्तर रेखा गुजार देता हूँ। अब जो हमारे भारत की स्थिति है वो कहाँ थी, यहाँ पर, है ना। तो कोई ना कोई देशांतर तो ऐसा रहा होगा जो सबसे उत्तरी बिंदु को छूकर गया होगा यहाँ से। तो उस देशांतर को, वो देशांतर कितने नंबर पर आता है ये हमें देखना है और यही पूछा जाता है। और कोई ना कोई तो देशांतर ऐसा रहा होगा जो हमारा पूर्वी बिंदु को छूकर जाता होगा और जो पश्चिमी बिंदु को भी छूकर जाता होगा। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, जो सबसे दक्षिणी बिंदु को, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को, जो कन्याकुमारी है, सबसे दक्षिणी बिंदु को जो अक्षांश छूकर जाता है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। अब बताओ क्या होगा भाई, ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी, विषुवत रेखा से उत्तरी और प्रधान यामी उत्तर से पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी तो क्या लग जाएगा इसके साथ, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न। ओके, तो उत्तरी पूर्वी हो गया। अब ये देखिए, या पहले ये देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, तो ये तो हो गया, ये अक्षांश कौन सा गया था, 8 डिग्री। अब देखो ये वाला 0 डिग्री था, विषुवत रेखा बेटा 0 डिग्री थी। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8, जब आप 8 तक पहुँचे होंगे तो 8 से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको जो अक्षांश होकर जाता है वो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को छूकर जाएगा। तो फिर उत्तरी छोर को कौन सा अक्षांश छूकर जाएगा, तो जो सबसे उत्तरी छोर को अक्षांश छूकर जाता है वो आपका होता है 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइए इसके पीछे आप क्या लगाएंगे, इसके पीछे भी आप क्या लगाएंगे, उत्तरी और पूर्वी। देखिए उत्तरी और पूर्वी, बात समझ में आई। ये उत्तरी पूर्वी याद रखना। अगर आपने ये सोचा कि भारत के दक्षिणी में है तो यहाँ पे आप दक्षिणी लगा दो, दक्षिणी लगाने का प्रयास ना करना। बच्चे गलती ये करते हैं, वो ग्लोब उनके दिमाग से निकल जाता है और वो भारत को ये मानते हैं, बोले भारत के ये दक्षिण है तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट क्या हो जाएगा, बोले दक्षिणी अक्षांश। ये दक्षिणी अक्षांश नहीं है, गलत हो जाएगा बेटा। आपको ग्लोब देख के चलना है, ग्लोब दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम देशांतर के बारे में। तो जो देशांतर है, जो आपका पूर्वी देशांतर है, जो पूर्वी छोर को भारत के छूकर जाता है, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या होगा, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। और ये क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट, क्या, उत्तरी पूर्वी। तो यहाँ से बेटा आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। भारत की स्थिति भी आप जान गए। अभी भारत की स्थिति हम और भी जानेंगे, वनस्पति प्राकृतिक रूप से भी देखेंगे, वनस्पति किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा अक्षांश देशांतर रेखाओं का। अक्षांश रेखाएं अगर डाली गई हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोब पर, है ना, और देशांतर रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आपके जो 2 प्रश्न बने हैं इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं फटाक से। तो पहला प्रश्न बेटा आपका आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका है, दक्षिण से लेकर देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार पूछेंगे तो अक्षांश कौन से थे, एक तो ये अक्षांश था और ये अक्षांश ये भी था। तो दोनों अक्षांशों की वैल्यू देख लो बेटा। 8 डिग्री 0 से देखेंगे विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 मिनट, क्या लिखा हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पूर्वी, क्या होगा, उत्तरी पूर्वी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश तक। देखो बेटा, तो अक्षांशीय विस्तार आपका क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश तक। फिर देशांतरीय विस्तार क्या हुआ, अब देशांतर के बारे में देख लेते हैं। तो देशांतर के बारे में हम इस तरफ से पढ़ेंगे कि इस तरफ से,
प्रधान यामी उत्तर रेखा की तरफ से। तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार होगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ वरना आप लोग यही उतार लेंगे। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है।